हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर चुकी हैं और इस बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। तो वहीं 2022 से 23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने का ऐलान किया गया और इसके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है और इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। सरकार ने यह दावा किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआर संभव होगी। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया गया है। दिव्यांगों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। तो यहां आपको बता दें कि आम बजट 2022 से 23 में क्या बजट से देश को बूस्टर डोज मिला है, इनकम टैक्स में, ये तमाम जो है बातें विपक्ष भी अब लगातार जो है इस बजट को लेकर अपनी बातें रख रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है वो इस बजट से नाखुश नजर आ रहा है। तो इस पूरे बजट में ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ मुख्य बातें रही, क्या कुछ बजट में दिया गया है। तो 2022 का ये बजट आ चुका है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनधारियों, दिव्यांगों, माता पिता को टैक्स में राहत दी गई है। दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में राहत दी गई है। आईटीआर में भूल सुधार करने के लिए भी 2 साल का समय दिया गया है, मौका मिलेगा। और सरकार 2022 से 23 में डिजिटल करेंसी भी जारी करेगी। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, 20 बड़ी बातें हैं, वो आपको बता रहे हैं। आरबीआई देश में डिजिटल करेंसी लाएगा। डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टैक्स लगेगा। तो ये 20 बड़ी बातें हैं आपको बता रहे हैं। और सातवीं बात अगर करें तो क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। डिजिटल करेंसी से आमदनी या घाटे पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 जो है वो मोटा अनाज वर्ष होगा। तो ये बातें निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कही और साथ ही ये बात भी कही कि गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सरचार्जेस 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। तो ऑर्गेनिक खेती पर फोकस किया गया है इस बजट के अंदर। स्कूल में पढ़ाई के लिए ई विद्या का विस्तार किया जाएगा। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाने की बात भी कही है और 200 ऐसे चैनल्स लाने की बात कही गई है जिससे सीधा सीधा जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा होगा। वहीं पॉलिश, हीरे, चमड़े के सामान हो गए, खेती का सामान, विदेशी मशीन, कपड़े भी सस्ते होंगे। तो 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। तो साथ ही साथ 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम बातों की। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 20 बड़ी बातें इस बजट में खास रही जो हमने अभी आपको बताई। वहीं कृषि से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने पर बजट के अंदर जोर दिया गया है। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, और इसके साथ ही पीपीपी मोड में नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। यानी कि जो खेती है उसको हाईटेक किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में भी इसमें बजट में जगह दी गई है। जीरो बजट खेती को लिया गया है। आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन, प्रबंधन पर भी जोर दिया गया बजट के अंदर। केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा भी की गई है। 5 नदियों को मिलाने की बात कही है। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं शुरू होंगी। और यहाँ आपको बता दें कि कई करोड़ों का लाभ किसानों को सीधा सीधा पहुंचेगा। कृषि में ड्रोन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे जिससे सीधा सीधा कृषि को फायदा होगा। नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए फंड की सुविधा भी होगी। स्टार्टअप एफपीओ को भी सपोर्ट कर किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा।
साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तो किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने पर बजट के अंदर जो घोषणाएं की गई हैं वो हमने अब आपको बताई। तो बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। तो एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी और इसके साथ ही इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक और एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2 लाख से ज्यादा रुपए डाले गए। कीटनाशक मुक्त खेती पर भी जोर रहेगा और किसानों के खाते में एमएसपी की राशि जो है सीधा ट्रांसफर की जाएगी और गेहूं और जो धान है वो भी खरीदा जाएगा और 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने इस बार के बजट की बहुत तारीफ की है। पीएम ने कहा है कि सरकार की कोशिश जीवन के सभी क्षेत्र में आधुनिकता लाना है और इसके साथ ही उन्होंने बात भी कही कि बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है। विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का
ऐलान किया गया है। वहीं बजट को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बजट बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट पर कृषि मंत्री ने ये बयान दिया है कि बजट बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारत सरकार का वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आज का बजट बहुत ही ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान सबको इसमें समाविष्ट किया गया है। समग्र विकास और संतुलित विकास और दूरगामी विकास, इस कल्पना को संजोए हुए यह बजट आने वाले 25 सालों में हिंदुस्तान की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला बजट है। सीएम मनोहर लाल ने बजट को जनता के हित में बताया है और सीएम ने कहा है कि गरीब और मजदूरों के लिहाज से ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि बहुत ही एक अच्छा बजट, खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो इस प्रकार के लक्षित जो हमारे परिवार हैं, गरीब यानी किसान हैं, गरीब हमारा मजदूर है, हमारा छोटा व्यापारी है, छोटा उद्योगपति है, खास करके स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। 25,000 किलोमीटर हाईवेज की आज बात कही गया है। अगले जो 22-23 का बजट है, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। रोपवे के लिए भी 80 किलोमीटर रोपवे, जिसमें अधिकतर रोपवे पहाड़ी क्षेत्र खास करके उत्तराखंड और हिमाचल, उसी के लिए दिया गया है। और इसके बाद किसानों के लिए उसमें बहुत योजनाएं बनाई गई हैं। 1 लाख करोड़ रुपया ये स्टेट्स को सहायता के रूप में ये दिया जाएगा। जीएसटी एवर हाईएस्ट जो अभी पिछले महीने का डाटा आया है, उसकी प्राप्ति के बाद जो सहायता अधिक से अधिक प्रांतों को की जाएगी, प्रदेशों को की जाएगी, उसमें से वहाँ के प्रदेशों का विकास का काम और आगे बढ़ेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की बजट पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया, बहुत ही ऐतिहासिक और देश को तरक्की की राह के ऊपर ले जाने वाला बजट है। वर्ष 2022 के अंदर, आज के इस बजट के अंदर अगले 25 साल के विकास की नींव जो है वो इस बजट के अंदर रखी गई है। देश को आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख नई नौकरियों का जो प्रोविज़न है वो इस बजट के अंदर किया गया है। वहीं इस बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये अभिनंदनीय बात है जिसमें आगे का विचार किया जा रहा है और मैं कहूँगा कि ये विकास उन्मुखी बजट है और इस बजट में सबसे ज़्यादा कोई इस बात पर ध्यान दिया गया है तो आगे का विकास किस प्रकार से हो। देश की ग्रोथ में 2.7% विकास के रहने का एक अनुमान लगाया गया है। जीएसटी भी इस बार 1,40,986 करोड़ इकट्ठा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि रोजगार उन्मुखी बजट है जिसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। इस प्रकार से ढांचागत विकास की बात तो इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने की है। मैं अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने 25,000 किलोमीटर हाईवेज बढ़ाने की बात इसमें की है। वहीं राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी कहा है कि सरकार ने एक लोकहित का बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा है कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश को आर्थिक रूप से उभारने के लिए उन्होंने सराहनीय प्रयास किए हैं। बजट बहुत अच्छा आया। हर चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको बजट को पेश किया है। मैं सराहना करता हूं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर वर्ग को देखते हुए और किसान के लिए हो, चाहे खेल के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो रेलवे के लिए, हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने अच्छा बजट पेश किया है।
सीएम मनोहर लाल ने चुनाव अभियान का आज से शुभारंभ कर दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इस दौरान सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ही परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलते थे और 2014 तक कांग्रेस ने देश का बंटा धा किया है। सीएम मनोहर लाल ने उत्तराखंड की जनता से आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया गया है और आज सभी 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने तीनों मुख्यमंत्रियों ने, चाहे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, चाहे हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम दास जी, मैं स्वयं हरियाणा से यहाँ आया हूँ, तो सब 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये वीडियो स्क्रीन लगा करके सब जगह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया है। और एक जो गीत है जो लॉन्च किया गया है, जो हमारा थीम गीत रहेगा उत्तराखंड में चुनाव का, तो इस नाते से आज इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण से बड़ी संख्या में सभाएं इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन छोटी सभाएं करके सभी जगह 70 जगह पर ये कार्यक्रम किए गए हैं। आज इस श्रीगणेश करने के साथ ही हमने आह्वान किया है कि सब जितने भी नागरिक हैं उत्तराखंड के, इनको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उनके लिए वोट डालने के लिए वो सब प्रेरित करें। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बारिश से खराब हुई फसल पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की मांगों पर भी मुआवजे की घोषणा नहीं कर रही है और पिछले 2 साल से किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बरसात के चलते किसानों की गेहूं की फसलें खराब हुई थी। अब ऐसे में किसान हरियाणा सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत से तुरंत हरियाणा में किसानों का बकाया मुआवजा दिया ही जाए। इसके साथ ही साथ जो गेहूं की फसलें खराब हुई हैं उसकी भी तुरंत मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, किसानों की हितैषी नहीं है। नहीं, गिरदावरी तो इस साल की नहीं हुई, जिस साल गिरदावरी हुई थी पिछले साल उसकी भी नहीं मिली। आप देखो मेरे ही हल्के में है, मैं उनका वीडियो दे रखा है, कुलताना गांव है, उसमें जो है जो क्या बदहाल हुआ है गेहूँ की भर्ती, तो वो तो गई गली, मतलब रास्ता नहीं है जहाँ पे आप कहीं अपनी मुर्दे को फूंक सको, तो उस जाने का मुर्दा घाट तक का रास्ता ही नहीं है। तो इस किस्म का है, ये सरकार बिल्कुल आँख नीचे बैठी है। ये सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट की है और कोई भी ध्यान इसका विकास की तरफ नहीं है, बल्कि मुआवजा 2-2 साल से नहीं लिया किसान को। जिनकी फसल खराब हो गई, जिनका भविष्य खराब हो गया, बेमौसमी वो है, मुआवजा दिल्ली सरकार ने 10,000 रुपये प्रति एकड़ बगैर उसके दे दिया। भाई ये जो बेमौसमी बारिश हुई है खराब हो, 10,000 रुपये कंपनसेशन दे दिया। ये सरकार का वो भी नहीं है। कम से कम 10,000 रुपये एकड़ का तो दो, जिसकी फसल खराब हो गई बारिश की वजह से। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला शहर में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और इसके अलावा उन्होंने मौनी अमावस्या पर कपड़ा व्यापारियों और ऑटो रिक्शा यूनियन के द्वारा करवाए गए भंडारों में भी सेवा की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खुद जनता को लंगर वितरण किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ऑटो रिक्शा यूनियन सालों से भंडारे का आयोजन कर रही है और इनकी दानी प्रवृत्ति और जज्बा बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान होता है। एनडीसी के मुद्दे पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अब अंबाला की जनता को पंचकुला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तीसरा लेवल अंबाला के ही पास हो जाएगा। हर वर्ष ये भंडारा लगाया जाता है ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से। मैं इनको इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनके जज्बे की कदर करती हूँ कि किस तरह से ये अपना आज का दिन, जो कमाई का दिन है, वो सब ऑटो रिक्शा खड़ी हैं और ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। अन्नदान महादान कहलाया जाता है। किसी को अन्न खिलाना, इससे बढ़िया कोई दान नहीं हो सकता है। तो आप इनका जज्बा देखिए कि आज अपनी दिहाड़ी ख़त्म करके ऑटो रिक्शा इन्होंने खड़े किए हुए हैं और ये लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो इनके जो जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और भगवान करे और इसी तरह वो हर वर्ष जैसे पूर्व वर्षों से लगाते आए हैं, हर वर्ष ये लंगर लगाते रहे।
तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।